देखिए आज हम लोग जो है ये टॉपिक डिस्कस करेंगे। ये चार टॉपिक, पहला है हमारा वैद्युत प्रतिरोध, दूसरा है वैद्युत चालकता और वैद्युत प्रतिरोध के मूल मात्रक भी हम डिस्कस करेंगे और उसके बाद में ओम के नियम। ये चारों महत्वपूर्ण टॉपिक हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर ये चीज़ें नहीं पता है तो आपको इलेक्ट्रॉनिक्स का और कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा। समझ रहे हो ना, मूल चीज़ें हैं तो इसको जानना बेहद जरूरी है। छोटी छोटी चीज़ें हैं तो समझ लेते हैं इसको। जैसे पहले कहा गया है वैद्युत प्रतिरोध क्या है, तो वैद्युत प्रतिरोध को समझने के लिए हम जो है क्या करते हैं कि एक लेते हैं बैटरी और इसमें लगाते हैं एक कंडक्टर, एक चालक लगाते हैं और मतलब लोड रेजिस्टेंस लगाते हैं। ठीक है, लोड रेजिस्टेंस इस प्रकार लगाते हैं कि इसका रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध जो है कैपिटल आर, इसकी बैटरी में जो पोटेंशियल है वो बी वोल्ट है और आई करंट इसमें फ्लो हो रहा है। समझ रहे हो। अब आई करंट अगर इसमें फ्लो हो रहा है और बी बैटरी हमने लगाया, या इस तरह पॉजिटिव टर्मिनल, ये रहा निगेटिव टर्मिनल। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि जो वैद्युत प्रतिरोध होगा यानी ये कैपिटल आर जो होगा वो आर बराबर होता है बी अपान आई। यानी आप यहाँ से कह सकते हो कि किसी भी परिपथ में अगर कोई परिपथ है, कोई बंद परिपथ होगा तभी उसमें करंट फ्लो करेगा, है ना। अगर कहीं पर परिपथ ब्रेक कर जाएगा तो वहाँ पे करंट बिल्कुल भी फ्लो नहीं करेगा। तो किसी भी परिपथ में जो पोटेंशियल अप्लाई हो यानी जो वैद्युत विभव लगाया गया है और उसमें बहने वाली धारा का जो अनुपात होता है वो क्या कहलाता है, वैद्युत प्रतिरोध कहलाता है। यानी यही है आपका वैद्युत प्रतिरोध। वैद्युत प्रतिरोध आर बराबर क्या होता है, कैपिटल आर इक्वल टू बी अपान आई। ठीक है, अगर इसके मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक क्या हो जाता है, वोल्ट प्रति एम्पियर। वोल्ट प्रति एम्पियर हो जाएगा और इसी को आप बोल देते हो ओम भी कह देते हैं। ठीक, ओम को जो है जो सिंबल होता है इस तरह से बनाकर लिखते हैं, मतलब ओम को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। जहां भी कहीं पर ऐसे लिखा रहेगा उसको ओम पढ़ोगे। तो वैद्युत प्रतिरोध ये है। अब उसको नॉर्मल भाषा में अगर हम समझते हैं कि वैद्युत प्रतिरोध क्या है, तो वैद्युत प्रतिरोध का मतलब है जैसे प्रतिरोध शब्द है वैसे एक शब्द है विरोध, है ना। और विरोध से आप सभी लोग परिचित होंगे। तो जो विरोध का काम होता है वही प्रतिरोध भी काम करता है। कहीं ना कहीं वो एक दूसरे के प्रतिरोध और विरोध समानार्थी शब्द हैं जिसको आप कहते होंगे, उसको पर्यायवाची कहते हैं। बात समझ रहे हो ना। तो एक दूसरे के वो समानार्थी शब्द हैं, काम भी उनका समानार्थी ही होगा। अब क्या है कि प्रतिरोध जो है विद्युत के प्रवाह का विरोध करता है। प्रतिरोध क्या करता है, विद्युत के प्रवाह का विरोध करता है। ठीक है, यानी जब करंट फ्लो होने लगती है तो करंट फ्लो को कौन मना करता है, प्रतिरोध मना करता है। जिस भी पदार्थ का प्रतिरोध जितना ज़्यादा होगा वो उतना ही बैड कंडक्टर होगा, यानी वो उसकी चालकता उतनी ही कम होती जाएगी। जिसका प्रतिरोध ज़्यादा उसकी चालकता कम। अभी हम लोग इस रिलेशन को भी देखेंगे कि कैसे चालकता और प्रतिरोध में रिलेशन होता है। एक का मान बढ़ेगा तो दूसरा का मान घटता है। बात समझ में आए ना। तो ये चीज़ें हैं। वैद्युत प्रतिरोध क्या है, वैद्युत प्रतिरोध जो है विद्युत के प्रवाह का विरोध करता है। परिभाषा अगर आपको देनी है तो आप क्या कहोगे, जो चालक मतलब किसी परिपथ में जो विभवांतर लगा हुआ है यानी उसके चालक के सिरों के बीच का विभवांतर तथा चालक में बहने वाली धारा के अनुपात को वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। इसका मात्रक क्या है, ठीक है। तो ये चीज हो गई हमारी। अब अगर हम दूसरा टॉपिक देखें, क्या है, वैद्युत चालकता। तो वैद्युत चालकता वास्तव में देखा जाए तो वैद्युत चालकता जो है ये वैद्युत प्रतिरोध का व्युत्क्रम है और यही परिभाषा भी हम देते हैं। परिभाषा हम क्या देते हैं कि वैद्युत चालकता जो है, वैद्युत चालकता इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं, ऐसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। सिग्मा इक्वल टू होता है 1 अपान
ठीक है ना। यानी वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को देखो, ये इक्वल टू 1/r, तो वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं? वैद्युत चालकता कहते हैं। इस तरह से आप परिभाषित कर सकते हो। अगर आप मात्रक की बात करो तो मात्रक इसका क्या हो जाएगा? जो इसका मात्रक होता है उसका सब उल्टा कर दो, यानी ओम अगर इसका मात्रक होता है तो इसका ओम इनवर्स हो जाएगा, पहली बात। ठीक, दूसरी बात यह है कि ये मात्रक होता है वोल्ट प्रति एम्पियर, तो दूसरा मात्रक क्या हो जाएगा? एम्पियर प्रति वोल्ट, ये भी मात्रक हो जाएगा। और इसका एक स्पेशल मात्रक होता है जिसे हम मो कहते हैं, या कुछ किताबों में मोहो भी लिखा रहता है ऐसे, और अंग्रेजी में इसको MHO ऐसे बोल। बात समझ में आया ना? तो ये है वैद्युत चालकता। वैद्युत चालकता जिस भी पदार्थ की ज्यादा होगी उसमें विद्युत बड़ी आसानी से प्रवाहित होगा, विद्युत धारा उसमें बड़ी आसानी से प्रवाहित होगी। जिसका प्रतिरोध अधिक होगा विद्युत उसमें से आसानी से प्रवाहित नहीं होगी। यानी अब इस रिलेशन को अगर आप याद रखोगे तो कई आपको जो है सवाल ऐसे मिलते हैं जिसमें आपको बोला जाता है कि एक चालक पदार्थ है जिसकी चालकता इतनी है और उसका प्रारंभिक प्रतिरोध इतना था, प्रतिरोध को आधा कर देने पर उसकी चालकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो अगर ये रिलेशन आपको याद है तो इसकी मदद से आप जो है वहां पर वो सवाल को लगा लोगे। बिकॉज आपको मैंने बताया है कि अगर इसको इस तरह से भी लिख सकते हो कि सिग्मा 1/σ2 इक्वल टू R2/R1, तो इस तरह से लिख करके भी आप सवाल वहां लगा सकते हो। देखिए अब दूसरी चीज हो गई। तीसरी चीज देखिए, तीसरी चीज क्या है? वैद्युत प्रतिरोध के मूल मात्रक। तो वैद्युत प्रतिरोध का मूल मात्रक की अगर हम बात करें तो देखो ये सब तो आपका है ही, लेकिन इसको मूल मात्रक का मतलब कि MKS से सिस्टम में उसको कन्वर्ट करना। जब भी आपसे कहा जाए कि मूल मात्रकों में कन्वर्ट करिए या मूल मात्रक में इस क्वांटिटी का, इस राशि का जो है मूल मात्रक बताओ, तो उस स्थिति में आपको क्या करना है कि सारी यूनिट को बदलना पड़ेगा। तो जैसे देखिए हम R बराबर जानते हैं, R बराबर क्या होता है? R बराबर होता है V/I, है ना? होता है कि नहीं होता? यहाँ पर ये होता है वोल्ट और वोल्ट प्रति एम्पियर होता है। ऐसे ये होता है वोल्ट प्रति एम्पियर होता है। अब इस वोल्ट को हम तोड़ेंगे, ठीक है ना? वोल्ट को किसमें तोड़ दें? आप जानते होंगे, देखो यहां से हाँ, कार्य बटा आवेश से। देखो विभव बराबर होता है कार्य बटा आवेश होता है, यानी B इक्वल टू W/Q होता है। ठीक, तो यहां से अगर B का निकालो तो ये हो जाएगा जूल पर कूलम, यानी वोल्ट 1 वोल्ट इक्वल टू 1 जूल पर कूलम। ठीक है, तो यहाँ पे आप इस वैल्यू को पुट करिए। 1 वोल्ट की जगह पे लिख देंगे जूल प्रति कूलम और बटे एम्पियर। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। अब जूल को भी बदलना है। जूल कार्य का मात्रक है और कार्य का अन्य मात्रक क्या होता है? न्यूटन मीटर होता है ना? यहाँ से देखिए ये क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर। ठीक, और बटे में कूलम एम्पियर। ठीक, अब न्यूटन को भी हम बदलेंगे तो न्यूटन बल का मात्रक है और बल का MKS सिस्टम में मात्रक क्या होता है? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना? तो यहां से हो जाएगा क्या हो जाएगा? किलोग्राम मीटर और फिर ये मीटर और बटे कूलम सेकेंड और सेकेंड स्क्वायर और उसके बाद में एम्पियर। इस तरह हो जाएगा ना? तो अब जो है, अब देखो सारी यूनिट जो है आपका बदल चुका है। एक कूलम को भी आपको तोड़ना पड़ेगा। कूलम क्यू बराबर क्या होता है? देखो IT होता है, तो यानी ये होता है एम्पियर, यानी एक कूलम बराबर 1 एम्पियर सेकेंड। समझ लो ना? 1 एम्पियर सेकेंड। तो आप इसको भी तोड़िए यहाँ से, तो ये आपको मिल गया किलोग्राम
मीटर स्क्वायर प्रति, कूलाम की जगह पे लिख देंगे एम्पियर। अब देखो 1 एम्पियर यहाँ से ये जो लिखेंगे वो वाला, 1 एम्पियर पहले से है, 1 एम्पियर स्क्वायर हो गया, और 1 सेकंड ये, सेकंड ये, तो सेकंड क्यूब हो गया। ठीक है, अब मुझे लगता है सारी यूनिट जो है MKSA सिस्टम में कन्वर्ट हो चुकी है। MKSA सिस्टम मींस MKSA, ठीक। M मींस मीटर, K मींस किलोग्राम, S मतलब सेकंड, A मतलब एम्पियर। अब देख लीजिए सारी चीजें यही हैं, इससे बाहर कुछ भी इसमें नहीं। ठीक, अब यही आपका हो गया क्या, ओम का मतलब प्रतिरोध का मात्रक, है ना। यानी 1 ओम बराबर ये हो गया, 1 ओम बराबर ये भी हो जाएगा। अगर इसकी हम बीमा लिखना चाहें तो देखिए बीमा कितनी आसानी से लिख सकते हैं। अगर यहाँ तक आप पहुँच गए हैं तो कोई भी सूत्र आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आसानी से आप यहाँ पर बीमा लिख सकते हैं। देखिए किलोग्राम माने द्रव्यमान, द्रव्यमान को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, M से, ठीक है। और ये हो गया आपका मीटर, तो L2, मीटर स्क्वायर है ना, तो L2 लिख दिए। और एम्पियर, एम्पियर का क्या होता है, एम्पियर का A होता है, तो ये हाँ यहाँ पर 2 नीचे है और ऊपर लेकर जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, यानी A, इसको बाद में लिख देते हैं। सेकेंड वाला पहले लिख लेते हैं, तो T होता है, ऊपर जाएगा T माइनस 3, और फिर ये हो जाएगा A माइनस 2। बात समझ रहे हो ना। तो इस तरह से इसकी ये बीमा भी आसानी से लिख लिया गया। और इसके कई मात्रक हमने देख लिए, एक है ओम, वोल्ट प्रति एम्पियर, और उसके बाद में किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति एम्पियर स्क्वायर सेकंड क्यूब, ठीक है। और इसकी ये रही आपकी बीमा, ठीक। अब उसके बाद में जो चौथा पॉइंट हमारा बच रहा है, चौथा पॉइंट क्या बच रहा है, ओम का नियम। तो मैंने अभी आपको बताया कि ओम ने जो है 1826 में उनका जो पूरा नाम था साइमन ओम, ठीक है ना। उन्होंने एक रिलेशन बताया किसके बीच में, जो चालक कंडक्टर होता है, अगर कोई हमारे पास सर्किट है तो उसमें जो हमने पोटेंशियल अप्लाई किया हुआ है, यानी चालक के सिरों के बीच के विभवांतर और चालक में बहने वाली धारा के बीच में उन्होंने क्या किया, एक रिलेशन स्थापित किया, यानी एक संबंध स्थापित किया। तो उसके विषय में वही जो है अब क्या कहलाया, ओम का नियम कहलाया। और ओम के नियमानुसार क्या है कि चालक के सिरों के बीच स्थापित विभवांतर और उसमें प्रवाहित धारा के अनुपात का अनुपात जो होता है वो नियतांक होता है ना। उन्होंने क्या कहा कि चालक के सिरों के बीच का जो विभवांतर होता है और उसमें बहने वाली धारा का अनुपात सदैव एक नियतांक होता है, ठीक है। और उस नियतांक को ही क्या कहते हैं, वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं, यानी कैपिटल R = B/I। ये चीज उन्होंने वहां पे बताई थी। तो अगर ओम के नियम की बात करते हैं तो जो हमने भी देखो यहाँ पे भी देखा है, कहाँ गया ये वाला है ना, तो ऐसे ही कुछ है। यानी चालक के सिरों के, देखो यहीं पर देख लो, चालक के ये रहा आपका, कोई चालक है, कोई कंडक्टर है, और ये चालक के बीच में जो है क्या है, चालक के सिरों के बीच में जो बैटरी लगाई गई है उसका पोटेंशियल B है, और इसमें बहने वाली धारा कितनी है, I है। तो अब अगर वैद्युत हमेशा चालक, उन्होंने ओम ने क्या बताया, यही बताया कि B/I = होगा कांस्टेंट, उन्होंने यही इतना कहा, ठीक है। और ये कांस्टेंट को फिर एक नया नाम दे दिया, और क्या था वो, कैपिटल R था, यानी B/I = कैपिटल R, या यहाँ से B = IRB शॉर्टकट में उसे बोल देते हैं, है ना। B/I = R या B = IR, यही ओम का नियम है। ओम का नियम जो है केवल धात्विक चालकों के लिए ही लागू होता है। ओम का नियम केवल धात्विक चालकों के लिए लागू होता है। ओम ने इसके अलावा और एक काम किया कि जो मतलब आपका चालक था, है ना, जो कंडक्टर था, उसमें बहने वाली धारा यानी I और B, उसके सिरों के बीच जो पोटेंशियल अप्लाई किया गया था, यानी जो विभवांतर लगाया गया था, उनके बीच में क्या किया, एक ग्राफ खींचा। और ग्राफ जो खींचा उन्होंने देखा कि ग्राफ जो है सरल रेखा प्राप्त होता है। क्या होता है, ग्राफ एक सरल रेखा प्राप्त होता है। जैसे B और I के बीच में जब उन्होंने ग्राफ खींचा तो ग्राफ क्या हुआ, एक सरल रेखा मिला, ठीक है, कुछ इस तरह से।
अब मैंने अभी आपको कहा कि धात्विक चालकों के लिए ही लागू होता है। और एक चीज और इसमें बताई गई है कि ओम के नियम में पहले ही एक शब्द बोला गया है कि जब भौतिक अवस्थाएं परिवर्तित ना हो। इसका क्या मतलब है? अगर भौतिक अवस्थाएं परिवर्तित ना हो, इसका मतलब है ताप, दाब या इन सब में कोई परिवर्तन ना होना चाहिए। अगर ताप में आप परिवर्तन कर दोगे तो उसका जो रेजिस्टेंस होगा वो भी बदल जाएगा। तब उस स्थिति में B और B/I का मान जो है नियतांक नहीं आएगा। समझ रहे हो ना? यही कारण होता है कि जैसे अभी मान लीजिए आप कोई ऐसा प्रतिरोध ले लो जहाँ पर विद्युत का तेजी से ह्रास हो रहा हो, है ना? ऐसा प्रतिरोध ले लीजिए जहाँ पर विद्युत का तेजी से ह्रास हो रहा हो। अभी जब ओम के नियम का एक्सपेरिमेंट आप लोग करते हैं, है ना, जो एक्सपेरिमेंट जब किया जाता है तो उसमें जो मशीन होती है हमारे पास, उसमें कहा जाता है कि बैटरी को ज़्यादा देर तक मत लगाइए। बैटरी को लगाइए और अपना रीडिंग देखिए, तुरंत बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दीजिए। क्यों ऐसा कहा जाता है? क्योंकि अगर ऐसा आप लगातार उसको सप्लाई विद्युत की देते रहेंगे तो क्या होगा, जो आपका चालक है वो गर्म हो जाता है ना, और गर्म होने की वजह से उसका प्रतिरोध जो है डिफरेंट आ जाता है। और उस स्थिति में B/I का जो मान होगा वो कांस्टेंट नहीं आता है। फलस्वरूप आपको जो स्ट्रेट लाइन मिलनी चाहिए वो स्ट्रेट लाइन नहीं मिलेगी। समझ रहे हो ना? इसलिए जैसे आप मान लीजिए विद्युत बल्ब होता है ना, विद्युत बल्ब में अगर इसके लिए आप छोटा कोई विद्युत बल्ब ले लीजिए और कोई बैटरी ले लीजिए और उसको मतलब कनेक्ट करने के बाद में आप उसमें वोल्टेज को एक बार बढ़ाते जाइए, फिर आप उसमें करंट को मेजर करते रखिए, उसमें वोल्ट मीटर भी लगाइए और उसके बाद में क्या नाम है, अमीटर भी लगाइए। समझ रहे हो ना? तो उस स्थिति में आप जब वोल्ट मीटर को मतलब वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो करंट भी बढ़ेगा, है, और उस हिसाब से आप देखेंगे कि कुछ देर का मतलब क्या है, कुछ देर जो है सरल रेखा प्राप्त होता है। ये ऐसे अगर किसी बल्ब के लिए आप खींचते हैं ग्राफ तो कुछ देर सरल रेखा, फिर उसके बाद में कर्व हो जाता है। समझ रहे हो ना? कर्व हो जाता है। तो ये क्यों होता है? इसीलिए क्योंकि प्रारंभ में बल्ब का जो तंतु होता है, जिसको फिलामेंट आप कहते हो, तो फिलामेंट में कोई दिक्कत नहीं रहती, वो ज़्यादा गर्म नहीं रहता। लेकिन जैसे जैसे हम समय बीतता है या वोल्टेज को और बढ़ाते जाते हैं वो गर्म हो जाता है और वहाँ से ऊष्मा विद्युत जो है ऊष्मा के रूप में क्षय होने लगता है। तो उस स्थिति में जो B/I था वो कांस्टेंट नहीं होता है ना? B/I क्या होता है? कांस्टेंट नहीं होता है, वो लगातार वेरी करने लगता है। लेकिन इस केस में B/I क्या होता है? हमेशा कांस्टेंट होता है। समझ रहे हो ना? तो ये ओम की नियम की सीमाएं हैं। ओम का नियम हमेशा केवल और केवल किस पे लागू होता है? धात्विक चालकों के लिए ही लागू होता है, और कोई कंडक्टर अगर है तो उस पे ओम का नियम लागू नहीं। बात समझ में आया भैया?